सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया के बारे में। इंडिया का ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर क्या इंडिकेट करता है, और ये हम बात कर रहे हैं 2020-21 के डेटा के हिसाब से। ओवरऑल कंट्री के लेवल पे अगर बात करें तो 46.5% ऑफ द वर्कफोर्स हमारी प्राइमरी सेक्टर में है, 23.9% ऑफ द वर्कफोर्स सेकेंडरी सेक्टर में है और 29.6% ऑफ द वर्कफोर्स टर्शरी सेक्टर में है। अगर सिंपल तौर पे बात करें तो ओवरऑल कंट्री के लेवल पे सबसे ज़्यादा वर्कफोर्स प्राइमरी सेक्टर में है, दूसरे नंबर पे है टर्शरी सेक्टर और सबसे कम वर्कफोर्स है सेकेंडरी सेक्टर में। बट ये जो ओवरऑल कंट्री लेवल का डेटा है इसको तो एग्जैक्टली याद रखो, बहुत सिंपल है। 46.5% ऑफ द वर्कफोर्स प्राइमरी सेक्टर में है, 23.9% ऑफ द वर्कफोर्स सेकेंडरी सेक्टर में है और 29.6% ऑफ द वर्कफोर्स टर्शरी सेक्टर में है। अगर रूरल वर्कफोर्स की बात करें तो 60.8% ऑफ द रूरल वर्कफोर्स प्राइमरी सेक्टर में है, 20.7% ऑफ द रूरल वर्कफोर्स सेकेंडरी सेक्टर में है और 18.6% ऑफ द रूरल वर्कफोर्स टर्शरी सेक्टर में है। रूरल वर्कफोर्स के कॉन्टेक्स्ट में सिर्फ ट्रेंड याद रखो कि सबसे ज़्यादा रूरल वर्कफोर्स कौन से सेक्टर में है, प्राइमरी सेक्टर में है, दूसरे नंबर पे कौन सा सेक्टर है, सेकेंडरी सेक्टर है और सबसे कम रूरल वर्कफोर्स टर्शरी सेक्टर में है। बात अगर करें अर्बन वर्कफोर्स के बारे में तो सिर्फ 6.5% ऑफ द अर्बन वर्कफोर्स प्राइमरी सेक्टर में है, 33% ऑफ द अर्बन वर्कफोर्स सेकेंडरी सेक्टर में है और 60.5% ऑफ द अर्बन वर्कफोर्स टर्शरी सेक्टर में है। अर्बन वर्कफोर्स के कॉन्टेक्स्ट में भी ट्रेंड को याद रखो, सबसे ज़्यादा अर्बन वर्कफोर्स कौन से सेक्टर में है, टर्शरी सेक्टर में है, दूसरे नंबर पे है सेकेंडरी सेक्टर और सबसे कम अर्बन वर्कफोर्स प्राइमरी सेक्टर में है। बहुत सिंपल सी बातचीत है। ओवरऑल कंट्री के लेवल पे 46.5% ऑफ द वर्कफोर्स प्राइमरी सेक्टर में है, 23.9% ऑफ द वर्कफोर्स सेकेंडरी सेक्टर में है और 29.6% ऑफ द वर्कफोर्स टर्शरी सेक्टर में है। सबसे ज़्यादा वर्कफोर्स प्राइमरी सेक्टर में है, दूसरे नंबर पे है टर्शरी सेक्टर और सबसे कम वर्कफोर्स सेकेंडरी सेक्टर में है। रूरल वर्कफोर्स की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा वर्कफोर्स प्राइमरी सेक्टर में है और सबसे कम वर्कफोर्स टर्शरी सेक्टर में है। अर्बन वर्कफोर्स की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा वर्कफोर्स टर्शरी सेक्टर में है और सबसे कम अर्बन वर्कफोर्स प्राइमरी सेक्टर में है। बहुत सिंपल सी बातचीत है। अच्छा, इंडिपेंडेंस से लेके अब तक हमारा ये ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर किस तरीके से चेंज हुआ है उसको अगर देखें तो 1950-51 का डेटा क्या कहता है, 72.7% वर्कफोर्स हमारी प्राइमरी सेक्टर में हुआ करती थी, 10% वर्कफोर्स हमारी सेकेंडरी सेक्टर में हुआ करती थी और 17.3% वर्कफोर्स हमारी टर्शरी सेक्टर में हुआ करती थी। इसको अगर कंपेयर करें 2020-21 के डेटा से आज की डेट के डेटा से तो अभी अपन ने पढ़ा है 46.5% ऑफ द वर्कफोर्स आज की डेट में हमारी प्राइमरी सेक्टर में है। मतलब प्राइमरी सेक्टर की जो वर्कफोर्स है उसमें डिक्लाइन देखने को मिला है और ये अच्छी बात है। कल तक जो लोग एग्रीकल्चर में डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट में हुआ करते थे अब वो एग्रीकल्चर को छोड़ रहे हैं और अब वो काम कर रहे हैं सेकेंडरी सेक्टर में, टर्शरी सेक्टर में। तो प्राइमरी सेक्टर की वर्कफोर्स में डिक्लाइन देखने को मिला है। 23.9% ऑफ द वर्कफोर्स आज की डेट में सेकेंडरी सेक्टर में है और सेकेंडरी सेक्टर की जो वर्कफोर्स है उसमें इंक्रीज देखने को मिला है और 29.6% ऑफ द वर्कफोर्स आज की डेट में टर्शरी सेक्टर में है। टर्शरी सेक्टर की वर्कफोर्स में भी इंक्रीज देखने को मिला है। बहुत सिंपल, एक बार और देख लेते हैं। ओवरऑल कंट्री के लेवल पे अगर बात करें तो 46.5% ऑफ द वर्कफोर्स प्राइमरी सेक्टर में है, 23.9% ऑफ द वर्कफोर्स सेकेंडरी सेक्टर में है और 29.6% ऑफ द वर्कफोर्स टर्शरी सेक्टर में है। इन जनरल अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा वर्कफोर्स है प्राइमरी सेक्टर में, दूसरे नंबर पर है टर्शरी सेक्टर और सबसे कम वर्कफोर्स है सेकेंडरी सेक्टर में। अगर रूरल वर्कफोर्स की बात करें
तो सबसे ज़्यादा रूरल वर्कफोर्स प्राइमरी सेक्टर में है, दूसरे नंबर पर सेकेंडरी सेक्टर, और सबसे कम रूरल वर्कफोर्स टर्शरी सेक्टर में है। और अगर बात करें अर्बन वर्कफोर्स की, तो सबसे ज़्यादा अर्बन वर्कफोर्स टर्शरी सेक्टर में है, दूसरे नंबर पर सेकेंडरी सेक्टर, और सबसे कम अर्बन वर्कफोर्स प्राइमरी सेक्टर में है। चेंज देखें कि ये जो हमारा ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर है ये किस तरीके से चेंज हुआ है। तो जनरल ट्रेंड याद रखो कि प्राइमरी सेक्टर की जो वर्कफोर्स है उसमें डिक्लाइन देखने को मिला है, और सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर की जो वर्कफोर्स है उसमें इंक्रीज देखने को मिला है। फिर इसके बाद बात आती है कि कॉन्सेप्ट ऑफ जॉबलेस ग्रोथ क्या कहता है। जॉबलेस ग्रोथ नाम से ही क्लियर है, एक ऐसी सिचुएशन जब आपकी जीडीपी इंक्रीज कर रही है, जब आपकी जीडीपी ग्रो कर रही है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट के लेवल्स में राइज नहीं देखने को मिल रहा है। जीडीपी तो ग्रो कर रही है लेकिन एम्प्लॉयमेंट में ग्रोथ नहीं देखने को मिल रही है। इस सिनेरियो को बुलाया जाता है जॉबलेस ग्रोथ। जॉबलेस ग्रोथ कि जीडीपी तो इंक्रीज हो रही है, जीडीपी तो ग्रो कर रही है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट के लेवल्स में ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही है। और सोच के देखो, कोई भी ऐसी इकोनॉमी जिसकी जीडीपी इंक्रीज हो रही है, जिसकी जीडीपी ग्रो कर रही है, लेकिन लोगों को एम्प्लॉयमेंट, रोजगार नहीं मिल रहा है, ये अच्छी सिचुएशन है या खराब सिचुएशन है? बट ऑब्वियसली बात है खराब सिचुएशन है। आइडियल सिनेरियो क्या है कि आपकी जीडीपी ग्रो कर रही है, वो तो चाहिए ही चाहिए, आपकी जीडीपी इंक्रीज कर रही है, लेकिन उसके साथ साथ लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिल रहा है, रोजगार भी मिल रहा है। लेकिन जॉबलेस ग्रोथ में क्या होता है कि आपकी जीडीपी तो इंक्रीज कर रही होती है लेकिन एम्प्लॉयमेंट लेवल्स में ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही होती है। और ऐसा क्यों होता है उसके कई सारे रीजंस हो सकते हैं, जैसे एफिशिएंट टेक्नोलॉजी का यूज़। इकोनॉमी ने नए नए टेक्नोलॉजीज़ को, नए नए मशीन्स को यूज़ करने की शुरुआत कर दी है। अब जब आप टेक्नोलॉजी यूज़ करोगे तो प्रोडक्शन तो बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो जीडीपी ग्रो करेगी, लेकिन मशीन्स की वजह से, टेक्नोलॉजी की वजह से लोगों को जॉब्स नहीं मिलेंगी, लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा। और ये कैसा सिनेरियो है? ये है जॉबलेस ग्रोथ का सिनेरियो। पुअर एजुकेशन एक बड़ा रीज़न हो सकता है जॉबलेस ग्रोथ का। जो स्किल्स रिक्वायर्ड हैं और जो स्किल्स अवेलेबल हैं उनके बीच में मिसमैच है। एक जॉब के लिए जिन स्किल्स की ज़रूरत है, लोगों के पास में वो स्किल्स है ही नहीं बिकॉज ऑफ पुअर एजुकेशन। तो इस आदमी को कैसे हायर करें? और सिनेरियो कैसा क्रिएट होगा जॉबलेस ग्रोथ का? इनफॉर्मल लेबर मार्केट, एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ऐसा माना जाता है कि जब भी एफडीआई आती है तो वो अपने साथ में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को लेकर आती है, और जब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आएगी तो बट ऑब्वियसली बात है कि जीडीपी तो इंक्रीज होगी, लेकिन एम्प्लॉयमेंट के लेवल्स में ग्रोथ नहीं देखने को मिलेगी। इनफैक्ट टेक्नोलॉजी कुछ जॉब्स को खा भी जाएगी। बहुत सिंपल तौर पे याद रखो, जॉबलेस ग्रोथ का मतलब एक ऐसा सिचुएशन, एक ऐसा सिनेरियो जब आपकी जीडीपी इंक्रीज हो रही है, जब आपकी जीडीपी ग्रो कर रही है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट के लेवल्स में ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही है। उस सिनेरियो को बुलाया जाता है जॉबलेस ग्रोथ का सिनेरियो। और इंडिया में ये जॉबलेस ग्रोथ खूब देखने को मिली है। 1951 से लेके 2000 के बीच की अगर बात करें, इस पीरियड की अगर बात करें, तो हमारे कंट्री में जो जीडीपी ग्रोथ रेट थी वो 3.6% से बढ़ के हो गई अबाउट 8%। इस पीरियड के दौरान हमारी जो जीडीपी ग्रोथ रेट थी वो लगभग 8% हो गई, लेकिन जो एम्प्लॉयमेंट रेट थी वो 1.5% से डिक्लाइन होके सिर्फ 1% रह गई। मतलब एक तरफ जीडीपी ग्रो कर रही थी, जीडीपी इंक्रीज हो रही थी, लेकिन दूसरी तरफ एम्प्लॉयमेंट के रेट में डिक्लाइन देखने को मिल रहा था, एम्प्लॉयमेंट के लेवल्स में ग्रोथ नहीं देखने को मिल रही थी। और ये कैसा सिनेरियो है? ये है जॉबलेस ग्रोथ का सिनेरियो। एक टर्म होता है एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी। क्या होता है? इट इज द रेशियो ऑफ एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ टू ग्रोथ इन वैल्यू एडेड। गुड्स एंड सर्विसेज में जो वैल्यू ऐड की गई उसकी ग्रोथ और एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ के रेशियो को कहा जाता है एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी। और इसमें भी प्रोग्रेसिवली डिक्लाइन देखने को मिला है। और ये कोई अच्छी बात नहीं है कि आपका जो वैल्यू एडेड है उसमें तो ग्रोथ देखने को मिल रही है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट में ग्रोथ नहीं देखने को मिल रही है।
ये कैसा सिनेरियो है? ये है जॉबलेस ग्रोथ का सिनेरियो। बहुत सिंपल, दो चीज़ें हमने पढ़ी। एक तो हमने बात की ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर इन इंडिया के बारे में। मोटा मोटा अगर देखें तो ओवरऑल कंट्री के लेवल पे सबसे ज़्यादा वर्कफोर्स है प्राइमरी सेक्टर में, दूसरे नंबर पर टर्शरी सेक्टर, और सबसे कम वर्कफोर्स है सेकेंडरी सेक्टर में। एब्सोल्यूट नंबर्स की अगर बात करें तो 46.5% वर्कफोर्स प्राइमरी सेक्टर में है, 23.9% ऑफ द वर्कफोर्स सेकेंडरी सेक्टर में है, और 29.6% ऑफ द वर्कफोर्स टर्शरी सेक्टर में है। रूरल वर्कफोर्स की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा रूरल वर्कफोर्स प्राइमरी सेक्टर में है, और सबसे कम रूरल वर्कफोर्स जो है वो टर्शरी सेक्टर में है। अर्बन वर्कफोर्स की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा अर्बन वर्कफोर्स टर्शरी सेक्टर में है, और सबसे कम अर्बन वर्कफोर्स प्राइमरी सेक्टर में है। फिर दूसरा हमने बात की जॉबलेस ग्रोथ के बारे में। जॉबलेस ग्रोथ नाम से ही क्लियर है, ऐसा सिनेरियो, ऐसी सिचुएशन जब आपकी जीडीपी इंक्रीज कर रही है, जब आपकी जीडीपी ग्रो कर रही है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट के लेवल्स में ग्रोथ नहीं देखने को मिल रही है, उस सिचुएशन को बुलाया जाता है जॉबलेस ग्रोथ। और इसके कई सारे रीजंस हो सकते हैं, जैसे एफिशिएंट टेक्नोलॉजी का यूज़, पुअर एजुकेशन का सिस्टम, इनफॉर्मल लेबर का मार्केट, कंट्री में एफडीआईज का आना, या इसके अलावा गवर्नमेंट की पॉलिसीज़, गवर्नमेंट कोई ऐसी पॉलिसी लेकर आ जाए जिसके थ्रू जीडीपी तो इंक्रीज हो रही है लेकिन एम्प्लॉयमेंट के लेवल्स में ग्रोथ नहीं देखने को मिल रही है, तो सिनेरियो कैसा होगा? जॉबलेस ग्रोथ का सिनेरियो होगा। फिर इसके बाद बात आती है वेवरेज कर्व, या फिर जिसे यूवी कर्व भी कहा जाता है। और सबसे पहला सवाल ये आता है कि वेवरेज कर्व या यूवी कर्व क्या इंडिकेट करता है? ये यूवी कर्व अनएम्प्लॉयमेंट रेट और वैकेंसी रेट के रिलेशनशिप को दिखाता है। पहली इंपॉर्टेंट चीज़, ये वेवरेज कर्व या फिर यूवी कर्व क्या दिखाता है? ये दिखाता है अनएम्प्लॉयमेंट रेट और वैकेंसी रेट के रिलेशनशिप को। और क्या कहता है ये कर्व? कि जब कोई इकोनॉमी एक्सपेंशन वाले फेज में होती है, जब कोई इकोनॉमी एक्सपेंड कर रही होती है, तो अनएम्प्लॉयमेंट का रेट कम होता है और वैकेंसी का रेट ज़्यादा होता है। और बहुत सिंपल है इसको समझना, जब कोई इकोनॉमी एक्सपेंड कर रही होती है, ग्रो कर रही होती है, तो बट ऑब्वियसली बात है कि जॉब्स क्रिएट होती हैं, और जॉब्स क्रिएट होती हैं इसका मतलब क्या है कि अनएम्प्लॉयमेंट का रेट कम होगा और वैकेंसीज का रेट ज़्यादा होगा। लेकिन जब कोई इकोनॉमी रिसेशन के दौर में होती है, मंदी के दौर में होती है, तो अनएम्प्लॉयमेंट का रेट ज़्यादा होता है और वैकेंसी का रेट कम होता है। और ये भी समझना ईजी है, जब कोई इकोनॉमी मंदी के दौर में होती है, रिसेशन के दौर में होती है, तो बट ऑब्वियसली बात है कि जॉब्स कम होती हैं, इनफैक्ट जॉब्स को कट किया जाता है, और इस वजह से अनएम्प्लॉयमेंट का रेट ज़्यादा होता है और वैकेंसीज का रेट कम होता है। दो इंपॉर्टेंट चीज़ें, एक तो ये जो यूवी कर्व है ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है अनएम्प्लॉयमेंट रेट और वैकेंसी रेट के रिलेशनशिप को। दूसरा, ये कर्व क्या कहता है कि जब कोई इकोनॉमी एक्सपेंशन के फेज में होती है तो अनएम्प्लॉयमेंट का रेट कम होता है और वैकेंसी का रेट ज़्यादा होता है, और जब कोई इकोनॉमी रिसेशन के फेज में होती है तो अनएम्प्लॉयमेंट का रेट ज़्यादा होता है और वैकेंसी का रेट कम होता है। एक तीसरी चीज़ और है, अगर ये कर्व जितना ज़्यादा बाहर बनेगा, ये कर्व जितना ज़्यादा आउटवर्ड बनेगा, उतना ज़्यादा ये कर्व क्या दिखाएगा कि मार्केट इनएफिशिएंट है। इसको कैसे समझें? मान लेते हैं ये है कर्व 1 और मान लेते हैं ये है कर्व 2। कर्व 1 के केस में क्या हो रहा है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट ज़्यादा है तो वैकेंसी का रेट कम है। लेकिन कर्व 2 के कॉन्टेक्स्ट में क्या हो रहा है कि सेम अनएम्प्लॉयमेंट रेट पे वैकेंसी का रेट जो है वो ज़्यादा है, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट का रेट भी ज़्यादा है बट वैकेंसी का रेट भी ज़्यादा है। और वैकेंसी का रेट ज़्यादा, इसका मतलब क्या है कि जॉब्स की कमी नहीं है, वैकेंसी तो है लेकिन उसके बावजूद अनएम्प्लॉयमेंट का रेट ज़्यादा है। और ऐसा क्यों होगा? ऐसा तब होगा जब इकोनॉमी में स्किल्स का मिसमैच होगा कि वैकेंसी तो है लेकिन उस वैकेंसी को फिल करने के लिए जो स्किल्स रिक्वायर्ड हैं वो लोगों के पास में अवेलेबल नहीं है, लोग उतने स्किल्ड नहीं है कि वो उस जॉब को ज्वाइन कर सकें। और कोई भी ऐसी इकोनॉमी जिसमें स्किल्स का मिसमैच होता है वो अच्छी चीज़ है या खराब चीज़ है? बट ऑब्वियसली बात है खराब चीज़ है। तो ये कर्व जितना ज़्यादा आउटवर्ड होगा, बाहर की साइड होगा,
उतना ज़्यादा ये कर्व क्या दिखाएगा कि मार्केट इनएफिशिएंट है। यूवी कर्व के कॉन्टेक्स्ट में तीन चीज़ें अपने को याद रखनी है। एक तो यूवी कर्व क्या दिखाता है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट और वैकेंसी रेट के रिलेशनशिप को। दूसरा, ये यूवी कर्व क्या कहता है कि जब कोई इकोनॉमी एक्सपेंशन वाले फेज में होती है तो अनएम्प्लॉयमेंट का रेट कम होता है और वैकेंसी का रेट ज़्यादा होता है, और जब कोई इकोनॉमी रिसेशन वाले फेज में होती है तो अनएम्प्लॉयमेंट का रेट ज़्यादा होता है और वैकेंसी का रेट कम होता है। और तीसरी चीज़, जितना ज़्यादा ये यूवी कर्व आउटवर्ड साइड में होगा उतना ज़्यादा ये कर्व क्या दिखाएगा कि मार्केट इनएफिशिएंट है। ऐसी सिचुएशन जहां पे अनएम्प्लॉयमेंट का रेट ज़्यादा है बट वैकेंसी का भी रेट ज़्यादा है, और ये क्या दिखा रहा है कि मार्केट में स्किल्स का मिसमैच है। वैकेंसी होने के बावजूद भी अनएम्प्लॉयमेंट का रेट ज़्यादा है बिकॉज लोगों के पास में स्किल्स नहीं है उस जॉब को फिल करने के लिए। तो जितना ज़्यादा ये कर्व आउटवर्ड साइड में होगा उतना ज़्यादा ये क्या दिखाएगा कि मार्केट इनएफिशिएंट है। फिर इसके बाद एक ऑल इंडिया टाइम यूज सर्वे को कंडक्ट किया गया 2019 में, और इसको पब्लिश किया मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने। और ये टाइम यूज सर्वे क्या दिखाता है कि मैन और विमेन पेड और अनपेड एक्टिविटीज़ में किस तरीके से पार्टिसिपेंट्स हैं, किस तरीके से पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बहुत सिंपल, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सिंपल तौर पे याद रखो। टाइम यूज सर्वे कब कंडक्ट किया गया? 2019 में। किसने पब्लिश किया? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने। और ये मेजर करता है पार्टिसिपेशन ऑफ मैन एंड विमेन इन पेड एंड अनपेड एक्टिविटीज़। देखो बहुत सिंपल सी बातचीत है, एक बार फिर से देख लेते हैं, एक बार में दिमाग में बिठाओ। हमने बात की ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया के बारे में। ओवरऑल कंट्री के लेवल पर अगर बात करें तो 46.5% वर्कफोर्स प्राइमरी सेक्टर में है, 23.9% वर्कफोर्स सेकेंडरी सेक्टर में है और 29.6% वर्कफोर्स टर्शरी सेक्टर में है। इन जनरल अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा वर्कफोर्स प्राइमरी सेक्टर में है, दूसरे नंबर पर टर्शरी सेक्टर, और सबसे कम वर्कफोर्स सेकेंडरी सेक्टर में है। रूरल वर्कफोर्स की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा रूरल वर्कफोर्स प्राइमरी सेक्टर में है। अर्बन वर्कफोर्स की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा अर्बन वर्कफोर्स टर्शरी सेक्टर में है। फिर हमने बात की जॉबलेस ग्रोथ के बारे में। एक ऐसा सिचुएशन जब आपकी जीडीपी इंक्रीज कर रही है, जब आपकी जीडीपी ग्रो कर रही है, लेकिन उसके साथ साथ जो एम्प्लॉयमेंट के लेवल्स हैं वो राइज नहीं कर रहे हैं, वो ग्रो नहीं कर रहे हैं, इस सिनेरियो को बुलाया जाता है जॉबलेस ग्रोथ का सिनेरियो। इसके कई सारे रीजंस हो सकते हैं, जैसे एफिशिएंट यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, पुअर एजुकेशन सिस्टम, एफडीआई वगैरह वगैरह वगैरह। फिर हमने बात की यूवी कर्व या फिर वेवरेज कर्व के बारे में। इससे रिलेटेड तीन चीज़ें याद रखनी है। एक तो ये यूवी कर्व क्या दिखाता है? ये दिखाता है अनएम्प्लॉयमेंट रेट और वैकेंसी रेट के रिलेशनशिप को। दूसरा, ये कर्व क्या कहता है कि जब भी कोई इकोनॉमी एक्सपेंड कर रही होती है तो अनएम्प्लॉयमेंट का रेट कम होता है और वैकेंसी का जो रेट है वो ज़्यादा होता है। जब भी कोई इकोनॉमी रिसेशन में होती है तो इन जनरल अनएम्प्लॉयमेंट का रेट ज़्यादा होता है और वैकेंसी का रेट कम होता है। और तीसरा, ये यूवी कर्व क्या दिखाता है कि जितना ज़्यादा ये यूवी कर्व आउटवर्ड साइड में होगा उतना ज़्यादा मार्केट इनएफिशिएंट होगा। और कैसे दिखाता है वो अपन ने समझ लिया। फिर हमने बात की टाइम यूज सर्वे के बारे में। कब आया? 2019 में। किसने पब्लिश किया? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने। एंड इट इज़ टू मेजर पार्टिसिपेशन ऑफ मैन एंड विमेन इन पेड एंड अनपेड एक्टिविटीज़। हम आगे बढ़ें उससे पहले वीडियो पे लाइक के बटन को दबा दो। लाइक दबाना ज़रूरी है बिकॉज यूट्यूब ऐसे ही फंक्शन करता है। जब आप लाइक का बटन दबाते हो तो यूट्यूब वीडियो को कंसिडर करता है और थोड़ा सा पुश कर देता है। तो लाइक का बटन दबा दो, शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे, व्हाट्सएप वगैरह पे अपने फ्रेंड्स को। जो भी लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं, इससे रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं, उनको शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अच्छा, फिर इसके बाद बात आती है कैजुअलाइजेशन एंड इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स के बारे में। देखो, एक होते हैं कैजुअल वर्कर्स और एक होते हैं रेगुलर वर्कर्स। इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? इन जनरल अगर बात करें तो वर्कर्स दो टाइप के होते हैं।
एक होते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड लोग जो कि खुद का कामकाज कर रहे होते हैं, और दूसरे होते हैं हायर्ड वर्कर्स जो कि किसी की नौकरी कर रहे होते हैं। और ये जो हायर्ड वर्कर्स होते हैं इनको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। एक कैटेगरी है कैजुअल वर्कर्स और दूसरी है रेगुलर वर्कर्स। कैजुअल वर्कर्स और रेगुलर वर्कर्स के बीच में डिफरेंस क्या है? देखो, रेगुलर वर्कर्स वो वर्कर्स होते हैं जो कि परमानेंट पेरोल के ऊपर होते हैं, या सिंपल लैंग्वेज में बोलें ऐसे वर्कर्स जिनको हर महीने सैलरी मिलती है, जिनकी जॉब परमानेंट होती है, उनको बुलाया जाता है रेगुलर वर्कर्स। ये जो रेगुलर वर्कर्स होते हैं इनको सोशल सिक्योरिटी के सभी बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे इनको मेडिकल का बेनिफिट मिलेगा, जैसे इनको घर का अलाउंस मिलेगा, जैसे हो सकता है इनको पेंशन वगैरह भी मिले। तो रेगुलर वर्कर्स वो वर्कर्स होते हैं जो कि परमानेंट पेरोल के ऊपर होते हैं। और दूसरी तरफ होते हैं कैजुअल वर्कर्स, ऐसे वर्कर्स जो कि डेली बेसिस पे काम करते हैं। फॉर एग्जांपल कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं, डेली बेसिस पे काम करते हैं, रोज काम करेंगे, रोज इनको पेमेंट मिलेगा 500 रुपये 800 रुपये। या फिर आज के डेट में ये जो फ्रीलांसर्स होते हैं ये भी एक तरीके से कैजुअल वर्कर्स हैं, ये भी डेली बेसिस पे काम कर रहे हैं। इनको किसी पर्टिकुलर काम के लिए हायर किया जाएगा, जैसे ही काम हो जाएगा इनका पेमेंट कर दिया जाएगा और फिर टाटा बाय बाय। मतलब ये जो कैजुअल वर्कर्स हैं ये टेम्परेरी नेचर का काम करते हैं और इनको सोशल सिक्योरिटी के बेनिफिट्स नहीं मिलते हैं। बहुत बेसिक सा डिफरेंस है। ये जो रेगुलर वर्कर्स होते हैं ये परमानेंट पेरोल के ऊपर होते हैं, इनको सोशल सिक्योरिटी के सभी बेनिफिट्स मिलते हैं, इनकी जॉब परमानेंट होती है। और ये जो कैजुअल वर्कर्स होते हैं ये डेली बेसिस पे काम करते हैं, इनको टेम्परेरी बेसिस पे हायर किया जाता है, इनको सोशल सिक्योरिटी के बेनिफिट्स नहीं मिलते हैं। फिर दूसरे होते हैं फॉर्मल वर्कर्स और इनफॉर्मल वर्कर्स। इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? एक कमीशन है, नेशनल कमीशन फॉर एंटरप्राइजेस इन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर को स्टडी करने के लिए इस कमीशन को बनाया गया जिसका नाम है नेशनल कमीशन फॉर एंटरप्राइजेस इन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। और इस कमीशन को शायद बनाया गया था 2004 में। और ये कमीशन डिफाइन करती है कि फॉर्मल वर्कर्स क्या होते हैं और इनफॉर्मल वर्कर्स क्या होते हैं। इसके हिसाब से फॉर्मल वर्कर्स कौन होते हैं? वो वर्कर्स जो कि ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं। वो वर्कर्स जो कि ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं वो होते हैं फॉर्मल वर्कर्स। और ऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है? ऐसे एस्टेब्लिशमेंट्स जिनमें 10 या 10 से ज़्यादा वर्कर्स होते हैं, चाहे पब्लिक कंपनी हो चाहे प्राइवेट कंपनी हो। ऐसे एस्टेब्लिशमेंट्स जिनमें 10 या 10 से ज़्यादा वर्कर्स होते हैं वो आते हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर की कैटेगरी में। और जो वर्कर्स ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं उनको बुलाया जाता है फॉर्मल वर्कर्स। और दूसरे होते हैं इनफॉर्मल वर्कर्स, ऐसे वर्कर्स जो कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं। बहुत सिंपल। देखो हमने क्या कहा कि हायर्ड वर्कर्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। एक होते हैं कैजुअल वर्कर्स और दूसरे होते हैं रेगुलर वर्कर्स। रेगुलर वर्कर्स बेसिकली वो होते हैं जो कि परमानेंट पेरोल के ऊपर होते हैं, जिनकी जॉब परमानेंट होती है, जिनको सोशल सिक्योरिटी के सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। और दूसरे होते हैं कैजुअल वर्कर्स जिनको डेली बेसिस पे हायर किया जाता है, जिनकी जॉब टेम्परेरी नेचर की होती है, जिनको सोशल सिक्योरिटी के बेनिफिट्स नहीं मिलते हैं। दूसरा हमने बात की फॉर्मल वर्कर्स और इनफॉर्मल वर्कर्स के बारे में। फॉर्मल वर्कर्स वो वर्कर्स जो कि ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं। और ऑर्गेनाइज सेक्टर मतलब ऐसे एस्टेब्लिशमेंट्स जिनमें 10 या 10 से ज़्यादा वर्कर्स होते हैं। और इनफॉर्मल वर्कर्स वो वर्कर्स जो कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं। अच्छा, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये देखने को मिला है कि लोग कैजुअल वर्कर्स को ज़्यादा हायर कर रहे हैं। इसके पीछे के रीजंस क्या हैं? एक तो बहुत सारे लोग रूरल एरिया से अर्बन एरियाज की तरफ माइग्रेट कर रहे हैं। काम ढूंढने के लिए लोग रूरल एरिया से निकलते हैं और अर्बन एरियाज की तरफ जाते हैं। और ये जो लोग अर्बन एरियाज की तरफ आ रहे हैं ये डेली बेसिस पे काम करने वाले लोग हैं। अब जब लोग ज़्यादा होंगे तो बट ऑब्वियस सी बात है कि कैजुअल वर्कर्स का जो नंबर है वो इंक्रीज होगा, उनको ज़्यादा हायर किया जाएगा। तो एक रीज़न कि कल तक जो लोग रूरल एरियाज में काम करते थे डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट के तहत,
अब वो एग्रीकल्चर को छोड़ के अर्बन एरियाज़ की तरफ मूव कर रहे हैं और जॉब्स को ढूंढ रहे हैं। दूसरा, हमारा जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर है, जो रियल एस्टेट सेक्टर है, वो बहुत रैपिडली ग्रो कर रहा है। और कंस्ट्रक्शन सेक्टर का नेचर ही ये है कि उसमें डेली बेसिस पर लोगों को हायर किया जाता है। इस वजह से भी कैजुअल वर्कर्स को ज़्यादा हायर किया जा रहा है। रूरल एरियाज़ में सरकार की एक स्कीम चलती है, मनरेगा, 100 डेज ऑफ गारंटीड वर्क। इसमें भी डे टू डे बेसिस पे लोगों को हायर किया जाता है, तो इस वजह से भी ये इंक्रीज देखने को मिल रहा है। और फिर लास्ट, इनफॉर्मलाइजेशन। हमारे इकोनॉमी में लार्ज स्केल का इनफॉर्मलाइजेशन है। अगर कोई कंपनी है वो प्रॉपर फॉर्मल स्ट्रक्चर को फॉलो करे तो बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस लागू होंगे, उसको बहुत सारे बेनिफिट्स देने पड़ेंगे अपने वर्कर्स को। तो कंपनी लूपहोल्स ढूंढती है और क्या करती है, चीज़ों को इनफॉर्मल रखने की कोशिश करती है। और इस वजह से भी ये जो कैजुअल वर्कर्स हैं इनको ज़्यादा हायर किया जाता है। सॉल्यूशन क्या है? एक तो हम एजुकेशनल रिफॉर्म्स करें। बहुत ज़रूरी है कि ये जो स्किल्स का मिसमैच है इस पे अपन फोकस करें और स्किल्स को डेवलप करें, लोगों को प्रॉपर एजुकेशन दें, प्रॉपर स्किल्स दें। और दूसरा, बहुत ज़रूरी है कि सरकार सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट करने के लिए काम करे। लोग खुद के लिए अपना कोई काम करने की शुरुआत करें, उससे हमारी इकोनॉमी भी ग्रो होगी, उससे लोगों को जॉब्स भी मिलेंगे और उससे ट्रांसफॉर्मेशन भी देखने को मिलेगा हमारे इकोनॉमी में। हालांकि सरकार ने बहुत सारा काम किया है इस सेक्टर में, लेकिन अभी और बहुत सारा काम करने की ज़रूरत है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट करने के लिए हमें एडिक्वेट एनवायरनमेंट को स्टैब्लिश करने की ज़रूरत है। रीजंस क्या हैं कैजुअली वर्कर्स के हायरिंग के इंक्रीज होने के पीछे? एक तो माइग्रेशन ही ज़्यादा हो रहा है, रूरल एरियाज से लोग जो हैं वो अर्बन एरियाज में माइग्रेट कर रहे हैं जॉब्स की सर्च में। दूसरा, हमारा कंस्ट्रक्शन सेक्टर वो ग्रो कर रहा है, उसका नेचर ही ऐसा है कि डेली बेसिस पर वर्कर्स को हायर किया जाता है। गांव में मनरेगा खूब ग्रो कर रहा है, उसका भी नेचर ऐसा है कि कैजुअल वर्कर्स को हायर किया जाता है। इनफॉर्मलाइजेशन एक बड़ा रीज़न है। सॉल्यूशन क्या हो सकता है? बहुत सारे सॉल्यूशंस हो सकते हैं, लेकिन किताब वाले अपन पढ़ लेते हैं। एजुकेशनल रिफॉर्म्स करने की ज़रूरत है, स्किल डेवलपमेंट करने की ज़रूरत है और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट करने की ज़रूरत है। अच्छा, हमारी कंट्री में इनफॉर्मलाइजेशन में इंक्रीज देखने को मिला है। इनफैक्ट 90% वर्कर्स जो हैं वो इनफॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं। और ये जो इतना हाई लेवल का इनफॉर्मलाइजेशन है हमारी इकोनॉमी में, ये क्यों है? इसके क्या रीजंस हैं? एक तो ट्रांजिशन फेस करना पड़ा हमारे इकोनॉमी को। 1991-92 में एलपीजी रिफॉर्म्स हुए। उससे पहले तक कंट्रोल्ड इकोनॉमी थी, उसके बाद इकोनॉमी को ओपन कर दिया गया, मार्केट इकोनॉमी को स्टैब्लिश कर दिया गया। और जब मार्केट इकोनॉमी को स्टैब्लिश किया गया तो ये जो इनफॉर्मल सेक्टर है इसने बहुत रैपिडली ग्रो किया। बिकॉज कोई भी फर्म, कोई भी कंपनी क्या चाहती है कि कम से कम रूल्स एंड रेगुलेशंस के लगते हुए हमें फ़ायदा हो जाए, तो कंपनीज भागती हैं इनफॉर्मल सेक्टर की तरफ। इस पे हमें कंट्रोल करने की ज़रूरत है। हम पढ़ेंगे एलपीजी रिफॉर्म्स के बारे में, पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। दूसरा रीज़न क्या है? लैक ऑफ वोकेशनल स्किल्स। हम हर बार बात कर रहे हैं कि स्किल्स का मिसमैच हाई लेवल का है हमारी इकोनॉमी में। जो स्किल्स रिक्वायर्ड हैं और जो स्किल्स अवेलेबल हैं उनमें बहुत गैप है। हमें स्किल डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है। इस वजह से भी इनफॉर्मलाइजेशन देखने को मिल रहा है। कॉम्प्लेक्स लेबर लॉज। एक तो कंपनीज वैसे ही रूल्स एंड रेगुलेशन से बचती हैं, ऊपर से ये जो लेबर लॉज हैं ये बेहद कॉम्प्लेक्स हैं। तो प्राइवेट फर्म्स क्या करती हैं कि यार इनफॉर्मली काम को किया जाए, क्यों फॉर्मल सिस्टम में घुसा जाए, तो वो लूपहोल्स ढूंढती हैं। और फाइनली हमने एमएसएमई सेक्टर के ऊपर बहुत कम फोकस किया है, या जितना रिक्वायर्ड था उतना फोकस नहीं किया है। एमएसएमई सेक्टर में लार्ज स्केल का एम्प्लॉयमेंट होता है, लेकिन इसको हमने फॉर्मलाइज किया ही नहीं है। इस पे हमारी सरकार ने उतना फोकस किया ही नहीं है। ये सरकार काफ़ी फोकस कर रही है, लेकिन अभी और बहुत काम करने की ज़रूरत है। और इसके साथ आज की हमारी बातचीत खत्म हो गई। देखो, सारी चीज़ें हमने कई बार रिवाइज कर ली हैं और ये पूरा ही सेक्शन इंपॉर्टेंट है। आपको याद रखना पड़ेगा ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर क्या है हमारी कंट्री का, डेटा ये जो ओवरऑल कंट्री के लेवल पे बात कर रहा है इसको तो याद रखना ही रखना, बाकी ट्रेंड्स को याद रखना। जॉबलेस ग्रोथ क्या होती है? नाम से क्लियर है। जीडीपी इंक्रीज हो रही है, जीडीपी ग्रो कर रही है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट के लेवल्स में ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही है। ये कौन सा सिनेरियो है? ये है जॉबलेस ग्रोथ का सिनेरियो।
यूवी कर्व क्या होता है वो अपन ने समझ लिया। फिर ये तो बेसिक डिफरेंसेस हैं, कैजुअल वर्कर्स, रेगुलर वर्कर्स, फॉर्मल वर्कर्स, इनफॉर्मल वर्कर्स, इनको याद रखो। बहुत इजी सेशन था, अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।